हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है पंजाब। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे टाइटल लिख रखा है जिसका शीर्षक क्या है। और ये आज इस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, पंजाब नाम से ही लगता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 नदियों का समूह। तो ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं, इन 5 नदियों पर कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो पहले एक पेप्सू करके हुआ करता था राज्य। पेप्सू का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें शाह आयोग, शाह आयोग का क्या इंपॉर्टेंस होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद पंजाब में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो पंजाब जो है ना एग्रीकल्चर रिच है, तो एग्रीकल्चर से वहां पे कौन कौन सी प्रमुख एग्रीकल्चर होती हैं। उसके बाद अगर लास्ट में देखा जाए तो वहां पे एक बहुत फेमस मंदिर है जिसे कि हम लोग बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का इतिहास क्या है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो फेमस इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसमें से कौन सा, जैसे पटियाला है, भटिंडा है, ये जगह जो हैं वो किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सफर में। देखिए, अभी जो आपको पंजाब दिख रहा है ना, आज का पंजाब और 1947 का पंजाब, दोनों में अंतर था। ठीक है, अब होता क्या है ना, अगर मैं थोड़ा सा हिस्सा भारत का बनाने का प्रयास करूं तो ये हमारा जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हमारा है पंजाब। तो ये जो हमारा पंजाब है इसका लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा, यानी कि 2/3 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 जो पंजाब है ना वो आज के समय कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान के अंदर। जबकि भारत के अंदर जो पंजाब मिलता है वो आज के समय केवल और केवल कितना बचा है, 1/3 पंजाब ही बचा है। 2/3 कहां पे चला गया है, पाकिस्तान के अंदर। जब इन लोगों ने बंटवारा किया तो यहाँ पे इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा था। अब इसकी नदियों के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नदियां की अगर बात की जाए ना तो पंजाब में मुख्य रूप से 5 नदियां हैं। बट अभी वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत से केवल 3 नदियां गुजरती है। यहाँ पे आप इस नदी को देख पा रहे होंगे, ये है हमारी सतलज नदी। फिर इस नदी को आप देख पा रहे होंगे, ये होता है ब्यास नदी। इसके ऊपर अगर आप इस नदी को देख पा रहे होंगे, इसे बोला जाता है रावी नदी। ये अगर आप इस तरफ देख पाओगे, इसे हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी। और इससे ऊपर वाली जो नदी ये है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं झेलम नदी। तो पंजाब में कुल कितनी नदियां हो गई, 5 नदियां, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अब देखिए होता क्या है, अभी का जो पंजाब है ना उसमें केवल नीचे की 3 नदियां हैं, जैसे रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां ही केवल वर्तमान के पंजाब से होकर के गुजरती हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप सब लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नदियों के बीच, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर जा रही है और एक नदी इधर जा रही है, ये नदी ए है और ये नदी बी है। तो इस नदी के बीच वाला जो क्षेत्र होगा, जो बीच वाला भूमि वाला जो क्षेत्र होगा, उसे हम लोग बोलते हैं दोआब। तो यहां पर भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के 5 नदियां हैं हमारे पास, 5 नदियां हैं। तो इन 5 नदियों के बीच में भी दोआब होगा कहीं ना कहीं, उन दोआब की चर्चा करते हैं। और इन दोआब को याद करने का एक तरीका भी बताया जाएगा। देखिए, जैसे हम बात करें अगर इसकी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ब्यास, और इसे क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा सतलज। तो ये हो गया। तो इससे कौन सा द्वाब बनता है, इससे एक द्वाब बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेस्ट द्वाब। आप दोनों के अगर अंग्रेजी अक्षर को भी देखेंगे तो ये द्वाब याद करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो बीन्स मतलब ब्यास और सतलज के बीच का द्वाब को क्या कहा जाएगा, बेस्ट द्वाब। बी और एस से आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आप, एक है ब्यास और दूसरी है रावी, तो इसके बीच के द्वाब को क्या बोला जाएगा, बारी द्वाब। इन दोनों के बीच के द्वाब को क्या बोल रहे हैं, बारी द्वाब। दूसरा रावी और चिनाब, तो इसको बोला जाता है रचना द्वाब। इसे क्या बोला जाएगा, रचना द्वाब बोला जाएगा।
इसके बाद की कहानी को अगर आप देखोगे तो ये है हमारी चिनाब नदी और ये है झेलम नदी। इसे बोला जाता है चाच दोआब। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अंग्रेजी के अक्षरों से भी अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो आप इस तरह से उसको पहचान सकते हो। अब इस सभी नदियों पर कुछ परियोजनाएं भी चलती हैं, एक एक करके उन परियोजनाओं को देखते हैं। देखिएगा, झेलम नदी, झेलम नदी पर भारत सरकार की तरफ से एक परियोजना चलाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? झेलम नदी पर। दूसरा है हमारा चिनाब। चिनाब पर भी अगर आप देखोगे, मैं इसे इस तरफ लिखने की कोशिश करता हूं, देखिएगा आप लोग। चिनाब पर भी हमारे पास, चिनाब पर भी भारत सरकार के द्वारा कुछ परियोजना बनाई जाती है। जैसे एक है सलाल, दूसरा है बलगिहार और तीसरा है दुलहस्ती। तो ये तीन परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें रावी नदी पर, रावी नदी पर कौन सा परियोजना है? तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसे बोलते हैं थीन बांध। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि थीन बांध किस नदी पर है, ऑब्वियस सी बात है रावी नदी पर। अगला ब्यास नदी पर अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, तो ब्यास नदी पर आप यहाँ पे बता सकते हो, ब्यास नदी पर है पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर होगा? ब्यास नदी पर। और अंतिम अगर सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम लोग बोलते हैं भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसमें कि भाखड़ा जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ये मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। भाखड़ा परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नांगल परियोजना कहां पर है? पंजाब के अंदर। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इनको क्या बोला जाता है? भाखड़ा नांगल। यहां तक की कहानी उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ पा रहे होगे। देखिए, अब एक ये यहाँ पे जगह है, ये जगह पे आप देख पा रहे हो ना, तो ब्यास नदी भी आकर के मिल रही है और दूसरा सतलज नदी भी आकर के मिल रही है। यहां से ना एक बैराज निकाला गया है इसी दोनों नदियों के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी कहां पे होगा? इसी जगह पे। तो सवाल है कि बैराज किसको बोलते हैं? बैराज बोला जाता है वह स्थान जहां से नदियों के पानी को क्या किया जाएगा? नदियों के पानी को मोड़ा जाएगा। तो ये हुआ। तो बैराज ये जो बनाया गया है, इस बैराज का नाम है हरीके बैराज। इस बैराज का नाम क्या होगा? हरीके बैराज। और हरीके बैराज से ही पानी निकाल करके दिया जाता है। एक भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, एक भारत की सबसे लंबी नहर भी उसे बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान के लोग की ज्यादातर जो निर्भरता होती है वो किस नहर पर होती है? इंदिरा गांधी नहर पर। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसमें सभी फैक्ट्स को धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं। इसके बाद की अगर कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए, देखिएगा आप लोग, ये है हमारा प्यारा भारत और ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, और इधर का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया। तो मैंने क्या बताया? 2/3 हिस्सा कहां चला गया है? 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, जबकि केवल 1/3 हिस्सा ही कहां पे रह गया है? भारत के अंदर है। अब इस भारत 1/3 जो भारत है उसमें हमने भी पढ़ा, उसमें कुल प्रमुख नदियां कितनी होंगी? 3 नदियां हैं। वैसे तो इस कंबाइंड में टोटल कितनी नदियां होती हैं? 5 नदियां। अब इन सब के हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में देखा, इन सब पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, इनके बीच के द्वाब कौन कौन से हैं, उसकी कहानी को हमने समझा। अब इसके बाद की अगर कहानी को देखोगे तो ये आपको पंजाब दिख रहा होगा। पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये है हमारा पंजाब। बट पंजाब को जानने से पहले पंजाब के इतिहास की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब के इतिहास की कहानी को। अच्छा देखिए, होता क्या है ना, लगभग ये घटना है जब 1947 में आजादी तो बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स भी थे। प्रिंसली एस्टेट्स का मतलब बहुत सारे राजवाड़ा भी थे। तो होता क्या है ना,
कुछ प्रांत यहाँ पर हो गए, कुछ इधर कुछ इधर, तो ऐसे कर करके ना टोटल 8 प्रिंसली स्टेट्स थे और इन 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके एक नया प्रांत बनाया गया था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म जो होता है वो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन होता है। और ये कितने दलों का समूह था, तो 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर के इसे बनाया गया था। बट घटना थोड़ी सी आगे बढ़ती है। पेप्सू को क्या किया जाता है ना, 1956 के अंदर 1956 में इसे मिला दिया जाएगा किस राज्य में, इसे पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, पंजाब के अंदर मर्ज क्यों किया गया था, तो उसकी भी एक अलग कहानी है, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद से ये मुद्दा उठ रहा था कि राज्यों का जो गठन होगा, राज्यों का गठन किस आधार पे हो। पहला बात था कि भाषा के आधार पे होना चाहिए या प्रशासनिक मुद्दों के आधार पे होना चाहिए। और इसी को जांच करने के लिए लगभग 3 समितियां बनी हैं। तीनों महत्वपूर्ण समितियां थी। पहली समिति थी एस.के. धर समिति, दूसरा था जे.वी.पी. समिति और तीसरा था फजल अली समिति। एस.के. धर साहब ने भी क्या बोला, प्रशासनिक मुद्दों के आधार पे या भाषा, सेम डिबेट इस समय भी चला है कि इन दोनों में से किस आधार पे राज्य बनना चाहिए। जेवीपी में देखा जाए तो जे से कौन हो गए, जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, बी से कौन हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से कौन हो गए हमारे पट्टाभी सीतारामैया। ये भी 1948 ईस्वी में बनाया गया था और इसने लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात नहीं की। इन्होंने क्या बोला कि प्रशासनिक आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। जिसके बाद 1953 में 1953 ईस्वी में एक और समिति बनाया जाता है जिनका नाम था फजल अली समिति। और फजल अली समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कब, 1955 में। और इनकी रिपोर्ट के आधार पे भारत में एक नया कानून लाया गया जिसे क्या बोला जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और स्टेट राज्य पुनः गठन आयोग 1956। और राज्य पुनः गठन आयोग 1956 के बाद पेप्सू जो है उसको मर्ज कर दिया जाता है, किसमें, उसे मर्ज कर दिया जाएगा पंजाब में। और ये कब हो रहा है, 1956 में। तो यहां तक की कहानी आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, उस वक्त पे देखा जाए ना तो पेप्सू हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब एक ही का पार्ट हुआ करते थे। बट कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। एक कमीशन, एक समिति का गठन और किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं शाह कमेटी। इनका पूरा नाम था जेसी शाह, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा। पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट इंडियन जस्टिस कौन थे, उनका नाम क्या होगा, फजल अली। पटना उच्च न्यायालय जो है ना उसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश अगर कोई बनते हैं ना तो वो कौन बने थे, वो बने थे हमारे फजल अली साहब, ठीक है। तो शाह जो समिति है उसके गठन क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, घटना है सन 1966 ईस्वी की। 1966 ईस्वी में ये मुद्दा उठ गया था और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो भाषा के आधार पे बन गए थे। तो आपसे एक सवाल है, भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना था। भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बनने वाला था वो था 1953 में, जिसे हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पे बनाया गया था, ठीक है। अब 1966 ईस्वी में जो है ना जेसी शाह जो है उन्होंने एक समिति का गठन किया और उन्होंने भाषा के आधार पर इस जो पंजाब है, पंजाब रीजन को उन्होंने क्या किया था, 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। एक हिस्सा जो था, एक जो राज्य बना वो क्या कहलाएगा, एक राज्य कहलाएगा पंजाब और दूसरा जो राज्य होगा वो क्या कहलाएगा, हरियाणा। पंजाब जो मुख्य रूप से था ना वो पंजाब भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए था, मतलब जो लोग पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते थे वो उनके लिए कौन सा राज्य हुआ, उनके लिए पंजाब हुआ। और जो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे उनके लिए कौन सा राज्य हुआ, उनके लिए हरियाणा हुआ। इसके अलावा एक जगह और था जिसे हम लोग चंडीगढ़ बोलते हैं। चंडीगढ़ के साथ क्या हुआ ना, चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की क्या बोल दिया गया,
राजधानी बोल दिया गया, और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित बना, हरियाणा एक अलग राज्य बना जो हिंदी भाषा लोगों के लिए था, और पंजाब भी एक अलग राज्य बनता जो किस भाषा के लिए था, पंजाबी भाषा के लिए। बट ये सब कुछ जो हो रहा था ना, उसके लिए भी किसी न किसी कानून को बनाने की आवश्यकता थी। उसके लिए एक नया कानून लाया गया था जिसे बोला गया है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत ये सारे क्रियाक्रम हो रहे हैं। पंजाब एक अलग राज्य बन रहा है, हरियाणा एक अलग राज्य बन रहा है, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा अगर चर्चा करें ना, तो देखिएगा पंजाब या पेप्सू बोला जाए, पेप्सू या पंजाब, ठीक है। तो ये होता क्या ना, ये भारत का पहला ऐसा राज्य बनता है जहां पर कि राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। देखिए राष्ट्रपति शासन भारत के किस अनुच्छेद में है, 356 में। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य के में चुनी गई जो सरकार होगी ना, वो सब व्यवस्था संभालने में असफल हो जाए, या हो सकता है वहां पे कोई सरकार ही ना हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। और पहला जो राज्य बना था जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पंजाब। पंजाब के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगभग 302 दिनों तक रहता है, और वो लगभग 302 दिनों तक चला था। तो ये पहला भी ऐसा राज्य हुआ। इसके बाद अगर आगे की कहानी को देखा जाए तो देखिए अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस तस्वीर को आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो इसे बोला जाता है स्वर्ण मंदिर। इसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर। बट स्वर्ण मंदिर बनने की भी एक अपनी कहानी है। तो स्वर्ण मंदिर बनने की कहानी को हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सिख के 10 गुरुओं की चर्चा है। गुरु नानक देव जी, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय और हरकिशन। फिर यहाँ से गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। बट मंदिर के लिए अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहला अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो वो है गुरु रामदास। अब होता क्या है, एक समय है जब अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दी जाती है किनको, गुरु रामदास जी को। और ये जो आप इसके आसपास में जलाशय देख पा रहे होगे ना, तो ये जो जलाशय है, जलाशय का निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा, गुरु रामदास जी के द्वारा। उसके बाद जो सिख के 5वें गुरु हैं, सिख के 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव के द्वारा ही इस गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर की क्या की जाती है, नींव रखी जाती है। अब ये नींव रखा किसके द्वारा गया था, तो एक व्यक्ति थे, एक मुस्लिम सूफी संत थे जिसका नाम था साईं मियां मीर। आप यहाँ पे उस व्यक्ति को देख पा रहे होगे, जैसे ये एक है और एक इधर। तो साईं मियां मीर जो है ना, साईं मियां मीर के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी स्थापना की नींव रखी जाती है। तो एक आप बात समझ पा रहे हो, उस समय भारत कितना सेक्युलर रहा होगा। एक धार्मिक स्थल बन रहा है सिख धर्म के लिए, लेकिन उसके नींव जो है वो किसके द्वारा रखी जा रही है, ये इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा रखा जा रहा है। तो उस समय का भारत ज्यादा सेक्युलर था अगर आज की तुलना की बात करें। तो साईं मियां मीर जो है इसकी नींव रखते हैं, और लगभग 1604 ईस्वी में ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो 1604 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया। जब ये 1604 में बनकर तैयार हुआ तो बीच में कई बार क्या होता था, रिपेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके भी उस क्रम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप व्यक्ति देख पा रहे होंगे, इनका नाम है राजा रणजीत सिंह। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह की कहानी को अगर आप समझना चाहते हो तो देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है कब, 1708 में। और 1708 में जब इनकी डेथ होती है ना, तो इनके बाद जो इनके शिष्य होते हैं बंदा बहादुर, उन्होंने बहुत समय तक क्या किया था, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने सिख धर्म को संभाला। लेकिन उनकी भी जब डेथ होती है ना, तो उनकी डेथ के बाद कई सारे मिस्ल में टूट जाता है। जो सिख सोसाइटी, सिख का पूरा सोसाइटी होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। और उसी में से एक मिस्ल होता है जिसे क्या बोलते हैं,
शुक्लचकिया मिस्र। और शुक्लचकिया मिस्र में ही एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका जन्म हुआ था 1780 एडी में, जिनका नाम क्या है? राजा रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह की राजा की बनने की कहानी उनकी अलग है, हिस्ट्री पार्ट में उसको हम कभी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो राजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में इसके रिपेयर का काम करवाते हैं, स्वर्ण मंदिर के रिपेयर का काम। और 1830 ईस्वी में ये जो आप सोने की चादर देख पा रहे होगे ना, तो सोने की जो चादर ये लगवाई गई थी वो भी किनके द्वारा लगवाई गई है? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। और 1800 में स्वर्ण की जो चादर है वो लगवाई जाती है, जिसके बाद से ही इसे फिर क्या बोला जाने लगा? स्वर्ण मंदिर। तो ये भी आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके आगे की कहानी को अगर देखें तो देखिए, अमृतसर में ही अगर आप जाओगे ना तो एक आपको ये मिलेगा बाघा बॉर्डर। अब आप में से कई सारे लोग गए होंगे, ये क्या है? ये है बाघा बॉर्डर। ये काफी अच्छा है, टूरिस्ट के लिए काफी सारे अट्रैक्शंस के पॉइंट होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी सारे टूरिस्ट और काफी सारे इंडियंस लोग भी यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे एक तरफ आपको इंडिया मिलेगा और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। तो पंजाब वो भी राज्य है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, हालांकि बिहार भी शेयर करता है बट वो नेपाल के साथ है। पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है नेपाल की तुलना में, पाकिस्तान तो पूरे आतंकवादियों का गढ़ है। तो इसके लिए देखा जाए, और यहाँ पे आप देख रहे होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, मतलब बीएसएफ जो है आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो बाघा बॉर्डर भी कहां पर है? पंजाब के अंदर, ठीक है। ये जो आप स्टैचू देख पा रहे होगे ना, ये है जलियांवाला बाग का। जलियांवाला बाग का जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को अगर आपने सुना हो तो एक घटना हुई थी 13 दिसंबर 1919 को, जिसमें कि बहुत सारे सिख परिवार, अच्छा इसकी कहानी क्या है ना समझिएगा। एक कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया था कि हम बिना किसी आरोप के हम किसी भी भारत के जो नागरिक होंगे उसे हम क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार करके उसे प्रिजन में डाल सकते हैं 2 साल के लिए। उसके लिए ना तो आप किसी कोर्ट में जा सकते हो, मतलब एक तरह से था कि ह्यूमंस के राइट्स को पूरी तरह से छीना गया था। अब उसी के विरोध में क्या होता है ना, पंजाब के जो 2 नेता होते हैं, पंजाब के 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पंजाब के 2 नेता को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके समर्थन में ये लोग क्या होते हैं, एक 13 अप्रैल का दिन होता है, सॉरी इसको माफ कीजिएगा, 13 अप्रैल के दिन जो बैसाखी का पर्व होता है, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। और उधर से एक उस समय के 2 व्यक्ति थे, एक होता है जनरल ओडायर और एक होता है माइकल ओडायर। देखिएगा, माइकल ओडायर जो था ना वो कमिश्नर था, जनरल ओडायर जो था ना वो सेना का प्रमुख था। तो जनरल ओडायर आता है और उसने क्या किया था, यहाँ पे जितने भी लोग पर्व तक अपना एंजॉय कर रहे थे उनके ऊपर क्या करते हैं, ये गोली चलवा देते हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में क्या होते हैं, सिख भाइयों की मौत हो जाती है। तो ये उनकी याद में एक जलियांवाला बाग के अंदर आप अगर जाओगे तो एक स्मारक बनाया गया है जो कि आपको गोल्डन टेम्पल के पास ही मिल जाएगा। तो ये एक इनकी घटना है जलियांवाला बाग। अच्छा, पंजाब जो है ना, अब तक मुझे जहां तक जानकारी है, पंजाब ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो शायद ही किसी और दूसरे राज्यों ने उतनी कुर्बानियां दी होंगी। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा कर्मठ होते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है ना, आपने कभी किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और यहाँ पे आ जाओ, आप बिहार में आ जाओ, बिहार में हर दूसरा आदमी आपको भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। तो दोनों में अंतर है। पंजाब में जब बाढ़ आई थी ना, वहां के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस की ही मदद कर रहे थे, वहां पे लोग लंगर चला रहे थे। बिहार में तो बाढ़ आ जाए तो लोग लूटने पर ही लग जाएंगे, चलो ये घर खाली हो गया इसको लूट लेते हैं। तो दोनों के आइडियोलॉजी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको दिखते होंगे। अच्छा, ये जो आपको तस्वीर दिख पा रही होगी ना, ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना वो 1984 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा ही चलाया गया था। एक व्यक्ति हुआ करता था सिख के अंदर,
जिसका नाम था भिंडरेवाला। और हालांकि वो माना ये जाता था कि वो क्या है, सिख संत है, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, एक नए देश की मांग करते हैं। अब वो नया देश कौन सी बनाने की बात करते हैं, तो खालिस्तान की। बट उसी के क्रम में क्या होता है, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। उनको काफी बार वार्निंग दी गई थी कि आप क्या करो, सरेंडर कर दो, बट उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो फाइनली भारत की सेना जो है वो टैंक से जाती है और टैंक के माध्यम से क्या करती है, उन पर प्रहार करती है। और फाइनली भिंडरेवाला की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये तस्वीर उसी की है जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा हो, ये काफी क्षतिग्रस्त है। इसके बाद इंदिरा मैडम ने अपनी सहायता भी भेजी थी, बट सिख लोगों ने वो सहायता लेने से भी मना कर दिया था। उन्होंने खुद के चंदों के पैसे से फिर क्या किया है, इस टेम्पल को वापस से रीबिल्ड किया था। तो ये था, ये तो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अब अगर आगे की कहानी को समझते हैं तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जैसे हम लोगों ने अमृतसर के बारे में पढ़ा, गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, और एक हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग। फिर आपने एक देख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे गुरुदासपुर है, होशियारपुर है। फिर दूसरा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो फजीला है। फिर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो एक जगह है लुधियाना, जालंधर, लुधियाना हो गया, जालंधर हो गया। एक आपने यहाँ पे देखा होगा पटियाला। तो एक एक करके हमें इन कुछ राज्यों को या इनके कुछ प्रमुख शहरों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये जो आप जगह देख पा रहे हो पठानकोट, ये पठानकोट भी कहां पर है, पंजाब के अंदर। अब पठानकोट की एक स्टोरी है, आपने अगर सुना हो तो एक घटना है 2019 की। 2019 में क्या होता है ना, कुछ आतंकवादी जो है वो आर्मी की जीप में ही क्या करते हैं, बैठते हैं और आर्मी की ड्रेस को पहन करके ही वो कहां पे घुस जाते हैं, वो पठानकोट बेस पे हमारे यहाँ घुस गए थे। तो एक तो आप पठानकोट याद रख सकते हैं कि पठानकोट जो है वो कहां पर है, आपके ये हमारे पंजाब के अंदर है, ठीक है। दूसरी जगह अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक और चित्र दिख रहा होगा, होशियारपुर। दूसरा है गुरुदासपुर, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं गुरुदासपुर की। देखिए गुरुदासपुर जो है ना, गुरुदासपुर के पास ही एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम है अकबर, ठीक है। और गुरुदासपुर के पास ही एक जगह है कालानौर। एक जगह कौन सा है, कालानौर। कालानौर के अंदर, अच्छा इसका जन्म हुआ है 1500, अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में हुआ था। और कालानौर में ही क्या होता है, अकबर को थ्रोन मिलता है, मतलब इसकी जो राजगद्दी, वो जो इसको सिंहासन सौंपने की जो व्यवस्था होती है वो कहां पे होती है, कालानौर में। और मात्र 14 वर्ष की आयु का जब ये होते हैं अकबर, तब इनको क्या मिल जाता है, तो 1556 में ये क्या बन जाते हैं, वहां के किंग बन जाते हैं। तो ये दो जगह हैं जो हमें याद रखना है गुरुदासपुर से। अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये आप एक जगह देख पा रहे हो, महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम, ये आपको एक जगह दिख रहा होगा। दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो हीरो साइकिल, ठीक है। ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह आपको कहां पे मिलेंगे, ये दोनों जगह जो है वो लुधियाना के हैं। महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम और हीरो साइकिल, लुधियाना। तो लुधियाना जो है तीन चीजों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। एक तो टेक्सटाइल के लिए, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए। दूसरा साइकिल का जो सबसे बड़ा कारखाना है, हीरो साइकिल्स आप देख पा रहे होगे, साइकिल का सबसे बड़ा कारखाना भी कहां पर है। और तीसरा जो चीज प्रसिद्ध है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से एक वॉर म्यूजियम बनाया गया है, वो भी आपको कहां देखने को मिलेगा, वो भी कहां पर है, पंजाब के अंदर है। अब तस्वीर देख पा रहे होगे, ये है भाटिंडा की। भाटिंडा में क्या है ना, सीआरपीएफ का सबसे बड़ा कैंप है। अगर आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाए कि एशिया में सेना का सबसे बड़ा कैंप कौन सा है या सबसे बड़ा छावनी कौन सा है, तो आप किसका नाम लोगे, भाटिंडा का, ठीक है। उससे नीचे आप ये दो तस्वीरें देख पा रहे होगे, ये है रॉक गार्डन का, ये भी जो तस्वीर है वो रॉक गार्डन का है। तो ये पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहां पर है, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर। ये हमने कुछ उसके शहरों के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको ये पंजाब का सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक